बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीटीआई बड़े ज़ोर शोर से ये कंपेन चला रही है कि वो हुकूमत पर और इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 नाफिज करवाएगी अपने ट्रक अड्डा एसोसिएशन के ज़रिए से। लेकिन क्या ये आर्टिकल लग सकता है, और अगर लग सकता है तो किन पर लगेगा? दूसरा ये कि पीटीआई ने एक नई कंपेन शुरू की है कि चीफ़ जस्टिस हमारी नई रेड लाइन है, यानी इमरान खान के बाद अब चीफ़ जस्टिस इनकी रेड लाइन है। तो क्या वो इससे चीफ जस्टिस का फ़ायदा कर रहे हैं या उससे मज़ीद मुतनाज़ा कर रहे हैं? और तीसरा ये कि ये जो एक शोशा छोड़ा गया है कि इमरान खान को मुक़्तदर शख्सियात ने कहा है कि मुल्क छोड़ दो वरना तुम पर मुकदमात चलेंगे और तुम्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बुरे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसकी पूरी कहानी क्या है? और फिर ये है कि पीटीआई मुज़ाकरात की पेशकश अपने राब्ताकारों के ज़रिए से हुकूमत तक फिर पहुँचा रही है, लेकिन हुकूमत ने जो जवाब दिया है वो पीटीआई के लिए बड़ा परेशान कुन है। तो नाज़रीन, आर्टिकल 6 की बात बारीकी में जाए बगैर सीधी सी एक बात है कि अव्वल तो इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट का मातहत इदारा नहीं है, वो उसे तौहीन अदालत तक का नोटिस नहीं दे सकती और कोई कार्रवाई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकती। लेकिन आर्टिकल 6 का मामला ये है कि चूँकि इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख आगे बढ़ाकर आइन में दी गई मुद्दत से इन्हिराफ किया है और आइन से ये इन्हिराफ जो है वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, तो इन बेवकूफ़ों को ये बात याद नहीं रही या उनके जहन में नहीं रही कि आइन के मुकर्रर करदा मुद्दत से इन्हिराफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जब उसने ये फ़ैसला दिया था कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराए जाएँ वक्त पर, तो साथ ही ये भी कहा था कि अगर किसी वजह से मुकर्ररा मुद्दत में डेडलाइन जो है उसको मीट करना मुश्किल हो तो उसे करीब तरीन आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी चंद बहुत थोड़े दिनों का वक्फा देकर इसे आगे ले जाया जा सकता है। अब इन्हिराफ तो एक दिन का भी इन्हिराफ है और एक साल का हो तो तब भी इन्हिराफ है। फिर इस इन्हिराफ की इजाज़त किसने दी? अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो उसकी जद में तो फिर इनके अपने चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे, क्योंकि इन्हिराफ की इजाज़त उन्होंने दी है। उनके फैसले में यह था कि जो मुख्तसर तरीन जो करीब तरीन तारीख हो उसमें आपने इलेक्शन कराना है। अब चाहे वो करीब तरीन की तशरीह जो है वो एक दिन की हो, चाहे एक महीने की हो, चाहे एक साल की हो, वो अलग बहस है, उस पर भी बहस की जा सकती है और बड़े आराम से बहस की जा सकती है, मसला क्लियर किया जा सकता है। लेकिन इन्हिराफ तो इन्हिराफ है। वो चीफ जस्टिस साहब ने उस इन्हिराफ की इजाज़त इलेक्शन कमिश्नर को दी। अब आगे की कानूनी पोजीशन ये है, मज़ीद इसकी अगर तफसील में जाएं तो आइन में ये पूरी गुंजाइश मौजूद है, चीफ जस्टिस का हुक्म हो या ना हो, दोनों सूरतों में आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई ज़रूरी आइनी काम अपनी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ना तय पा सके तो उसमें तोसी की जा सकती है, यानी कि आइन ने इजाज़त दी है। नाज़रीन, यहाँ फिर ये वजाहत कर दूँ कि ये जो हुकूमती ज़राए की तरफ से जो तफसीलात आ रही हैं उनमें एक वजह इलेक्शन में ताख़ीर की ये भी बताई गई है कि दहशत गर्दी का ख़तरा है। ये वजह बड़ी ठोस है, लेकिन असल वजह ये नहीं है। ये वजह ठोस इसलिए है कि दहशत गर्दी बहुत बढ़ गई है और आपने देखा कि 2 दिन पहले एक ब्रिगेडियर साहब को बरकी साहब को शहीद कर दिया गया और इसके अलावा भी कई वाक़यात हुए और दहशत गर्दी अब तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही है और ये बड़ी ठोस वजह है, बड़ी माकूल वजह है। लेकिन असल वजह जो है वो ये है कि इनके पास पैसे ही नहीं हैं और ये जो सारी साजिशें की जाती रही हैं एंटी पाकिस्तान लॉबी की तरफ से, अब आपको हम सबको समझ में ये बात आ गई है कि किस तरह क्यों आखिर IMF के कर्ज़े में ताख़ीर हो रही है। जब उसकी शर्तें मीट करते हैं तो वो एक शर्त का इजाफ़ा कर देते हैं, जब एक शर्त वो भी पूरी कर लेते हैं तो फिर मज़ीद शर्तों का इजाफ़ा कर देते हैं। मतलब क्लियर हो गया कि वो किस्त नहीं देना चाहते और इनके पीछे कौन था ये सब कुछ सामने आ गया है। इनके पीछे वो सारी ताकतें थी, सारी ताकतें हैं जो इमरान खान को पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार लाना चाहती हैं। तेहरान हो या कादियान हो या ये BJP का टोला हो, भारत हो, इसराइल हो, ये सारी ताकतें जो हैं ये सरगर्म है और इन्होंने पाकिस्तान के लिए IMF से रास्ते बंद करवाने की बड़ी हद तक कामयाब कोशिशें कर डाली हैं। लेकिन एक रास्ता बंद तो एक रास्ता खुल भी जाता है। पाकिस्तान के सामने अभी ऑप्शन हैं और वो यानी मुश्किल वक्त तो हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ,
لیکن یہ ہے کہ جس مشکل تر وقت میں یہ ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی اور ان کے سرپرست اور ان کے سہولتکار اور ان کے جن کے ایما پر یہ ایک ایجنڈا لے کر پاکستان میں سرگرم ہے، ان کی جو کوششیں ہیں وہاں تک ہم نہیں جائیں گے، اس سے پیچھے ہی رہیں گے۔ مشکل وقت ٹل جائے گا یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جس مشکل تر وقت کا ڈر ہے وہ نہیں آئے گا، مشکل وقت چلتا رہے گا۔ تو آرٹیکل 6 تو ان پر لاگو ہوگا جنہوں نے مقررہ مدت سے اگر وہ انحراف آرٹیکل 6 کی زد میں آتا ہے تو جنہوں نے اس انحراف کی اجازت دی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مدت سے انحراف اگر آرٹیکل 6 ہے تو آئین کو ری رائٹ کرنا کس شق کے تحت آتا ہے، اس پر بھی تو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 3 مرتبہ آئین ری رائٹ کیا، اپنا ہی فیصلہ دیا، پھر اسے بدلا تو جب یہ پرویز الہی کی حکومت نہیں بنی پنجاب میں تو اس اپنے ہی فیصلے کو پھر بدل ڈالا اور آئین 3 مرتبہ ری رائٹ کیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی جو عدلیہ کی بحث چھڑی ہوئی ہے، اس میں جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب تک ان 4 مشکوک ججوں کے خلاف، متنازع ججوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی یا تحقیقات نہیں ہوتی، یہ ان پر شکوک و شبہات کے بادل گہرے ہوتے جائیں گے اور انہیں بچانے کے لیے جتنی کوششیں کی جائیں گی یہ دلدل میں اتنا ہی گہرا اترتے جاتے جائیں گے اور ان کی بچت ممکن نہیں ہے زور زبردستی اور ضد سے کہ ہم تو نہیں کروائیں گے۔ حالانکہ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو بڑے زبردست قسم کے نقطے بیان کیے تھے کہ ایک جج پر الزام لگ جائے تو پوری عدلیہ کا وقار جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے، اس لیے اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جب 4 ججوں کی باری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، ان کی کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، یہ میرے ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کنٹراڈکشن، یہ تضاد عوام دیکھ رہے ہیں اور عوام کے سامنے جس طرح یہ ان کی صفائی دی جائے گی اسی شدت سے عوام کے اندر ان کے خلاف، ان کے بارے میں منفی سوچ پیدا ہوتی جائے گی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے، وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی میں مشترکہ اجلاس میں جو خطاب کیا اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ 2 بیٹوں کے معاملات ہیں اور کس طرح وہ جو داماد صاحب ہیں، اور داماد صاحب کے بارے میں تو یہ چیزیں اب ہر کسی کے پاس آ گئی ہیں، یہ اطلاعات ہر کسی کے پاس آ گئی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کون سا بینچ کس کیس کی سماعت کرے گا، کس بینچ میں کتنے جج ہوں گے، کون جج ہوں گے، یہ فیصلہ وہ علی افضل شاہی کرتا ہے جس کے پاس داماد کا منصب ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کی عدلیہ میں، بلکہ کسی بھی ملک کی عدلیہ کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے کہ ایک باہر بیٹھا ہوا شخص ہائی کورٹ کے بینچوں کی تشکیل کرے، بلکہ انہیں فیصلے بھی لکھ کر دے کہ یہ فیصلہ آپ نے سنانا ہے، اور وہی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ، اچھا پھر یہ بتا دیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر انتخابات ملتوی کرنے کے معاملے میں بدنیتی ثابت ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ تو یہ بھی غور طلب بات ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق ہر کیس جس سے پی ٹی آئی کا مفاد جڑا ہوا ہو یا جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ ہر سماج، یہ 3-4 جج، مخصوص جج کیوں فکس کر دیے گئے ہیں کہ یہی جج اس کا فیصلہ کریں گے، یہ بدنیتی ہے یا نیک نیتی ہے، اس کی وضاحت بھی ان کو کرنی چاہیے۔ بہرحال اعتزاز احسن جیسے لوگ جو جمعہ جنجنال بلکہ غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصداق، پی ٹی آئی اتنی مضطرب نہیں ہے جتنی اعتزاز احسن مضطرب ہیں۔ ان کے اضطراب کو دیکھ کر لطف ہی اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں انہوں نے جتنے دعوے کیے، جتنی موشگافیاں کی، وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئیں۔ یہ ابھی تک 2017 میں رہ رہے ہیں جب ان کی ایک موشگافی تسلیم کر لی گئی تھی کہ ملزم کا تعلق نواز شریف کے خاندان سے ہو تو بارِ ثبوت ملزم پر ہے، ادروائز بارِ ثبوت الزام لگانے والے پر ہے۔ یہ انہوں نے ایک انوکھی ڈاکٹرین ایجاد کی تھی، اعتزاز احسن نے اس پر عمل ہوا اور نواز شریف کو سزا دی گئی، لیکن اب وہ 2017 نہیں ہے، اب بہت کچھ بدل چکا ہے، حالات بڑے بدل گئے ہیں۔ اس وقت 2017 میں یہ تھا کہ جس طرف عمران خان تھا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرف تھی، عدلیہ بھی اسی طرف تھی۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، وہ عدالتوں کو فیصلے ڈکٹیٹ نہیں کرا رہی، اور ہم نے یہ عجیب ماجرا دیکھا اب تک پاکستان میں فوج پر جو تنقید ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ وہ سیاست میں مداخلت کیوں کرتی ہے، ایک سیاسی جماعت کی حمایت کیوں کرتی ہے۔
तो अब पहली मरतबा ये उलट मामला हुआ कि पीटीआई को फ़ौज पर सारा एतराज़ इसलिए है कि वो मुदाखलत क्यों नहीं कर रही, यानी आइन को क्यों नहीं तोड़ रही, आइन को क्यों नहीं पामाल कर रही, ये है इनका एतराज़। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, ये पीटीआई वालों ने नया स्लोगन दिया है और सोशल मीडिया पर इनकी चीज़ें आ गई हैं। इनके एंकर पर्सन भी ये बातें कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ नहीं जानते कि वो इस तरह की बातें करके चीफ जस्टिस को, जो पहले ही तनाज़े की जद में आ गए हैं, उनको मज़ीद मुतनाज़ा करेंगे। क्या कोई सियासी पार्टी चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है ये कह सकती है? हाँ, अगर मसला ये हो कि फ़ौज किसी चीफ जस्टिस को बरतरफ करना चाह रही हो, जैसा कि मुशर्रफ ने किया था, तो उस वक्त कौम की तरफ से इज्तिमाई तौर पर यह नारा लगाया गया था कि ये हमारी रेड लाइन है। वो अलग बात है कि बाद में पता चला कि ये तो सारा शराब था। चीफ जस्टिस जमहूरियत का नुमाइंदा नहीं था, बल्कि वो आला कार था, इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चल रहा था। किस्सा सिर्फ ये था कि इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ मुशर्रफ के बोझ से निजात हासिल करना चाहती थी। उसका सियासत में मुदाखलत तर्क करने का इरादा नहीं था, बल्कि बढ़ाने का इरादा था। वो अलग बात है। लेकिन सियासी जमातों की कशमकश में एक सियासी जमात अगर ये नारा लगा दे कि चीफ जस्टिस हमारा है, तो फिर वो चीफ जस्टिस की ज़ात जो है कुल्ली तौर पर मुतनाज़ा हो जाती है। ये पीटीए वाले अपने चीफ जस्टिस से बकौल उनके वो कहते हैं कि हमारा चीफ जस्टिस है, अपने चीफ जस्टिस से कोई इंसाफ नहीं कर रहे, कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे, उसको दलदल में धकेल रहे हैं। नाज़रीन, ये कहानी ये बनाई गई है कि इमरान खान को धमकी दी गई है कि तुम मुल्क छोड़ कर चले जाओ, वरना तुम पर जो मुकदमात हैं वो अंजाम तक पहुंचेंगे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और पता नहीं क्या क्या डराया गया है। इसमें सदाकत है, लेकिन उलट तरफ से है। जिस तरह ये बताया गया है कि इमरान खान को धमकियाँ दी जा रही है, इमरान खान को धमकी नहीं दी गई। हुआ ये है कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान इसने मुतअद्दिद राब्ते किए और कहा कि ठीक है, आप मुझसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन मेहरबानी करें कि आप मुझ पर मुकदमात ख़त्म कर दें, ये मुकदमात से मेरी जान छुड़ा दें, इतना ही काफ़ी है। यानी ये वो जो सारा वो हकीकी आज़ादी, जिहादी आज़ादी और एब्सोल्यूटली नॉट, वो सारा कुछ बढ़ गया और अब ये इस बात पर उतर आया कि आप मुझ पर मुकदमात ख़त्म कर दें तो मैं आपके लिए मसले पैदा नहीं करूँगा। ये इसकी तरफ से बार बार पेशकश हुई। पहले तो इस पेशकश का जवाब नहीं दिया गया, खामोशी इख्तियार की गई। फिर यह कहा गया कि अगर तुमने मुकदमात से जान छुड़ानी है तो इसका एक ही तरीका है कि तुम पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पाकिस्तान बाहर जाने को कह रहे हैं, बल्कि इसका मकसद ये था कि तुम पर मुकदमात हम नहीं ख़त्म करा सकते। हमारे पास ना तो हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि हम मुकदमात में मुदाखलत करें, और ना हमारे लिए मुमकिन है कि हम तुम पर मुकदमात ख़त्म करा दें। अगर तुमने जान छुड़ानी है तो तुम्हारी मर्ज़ी है, यानी तुम्हारे पास ऑप्शन है, पाकिस्तान में रहो, मुकदमात का सामना करो। अगर पाकिस्तान में रहोगे तो मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात फिर अपनी मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेंगे। अगर मुकदमात से इतना डर लगता है तो तुम्हारी मर्ज़ी है, पाकिस्तान छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए एक वे आउट है। यानी बात इस तरह हुई है जिसको घुमा कर उलट करके, यानी स्टार्ट का जो है वो मुद्दा वो फ़ौज पर डाल दिया गया। हालांकि स्टार्ट इसका मुद्दा था और वहाँ से एक माकूल जवाब मिला कि जैसे वो क्या कहा जाता है ना कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो इस शेर का मतलब ये नहीं है कि वो उसको हुक्म दे रहा है, शायद डिक्टेट कर रहा है कि जहाँ माँ बाप कह रहे हैं वहाँ से शादी कर लो, बल्कि वो तो उसको ऑप्शन बता रहा है कि अगर शादी नहीं करना चाहते तो बगावत कर लो, बगावत नहीं कर सकते तो फिर मजबूरी है। ये इमरान खान को कहा गया उसकी इल्तिजाओं और उसकी मिन्नत तरलों के जवाब में कि फिर मुकदमात से जान छुड़ाने की सूरत तो एक ही है। बहरहाल ये जो रेड लाइन वाला मामला है और आर्टिकल 6 वाला मामला है, और जिस तरह ये जंग कराने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन में हुकूमत के साथ अदालत की, ये जंग उस तरह से तो नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मैं इशारों में क्लियर कर दूं कि अगर इधर से एक तरफ से हथौड़ा चलेगा तो दूसरी तरफ से भी हथौड़ा चलेगा। और आपके इल्म में ये है, हालात ने जिस तरह बतदरीज एक समत इख्तियार की है, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि ताकतवर हथौड़ा किसके पास है। तो पीटीआई सोच ले कि अगर उसने हथौड़ा चलवाना ही है तो कुछ उम्र उसी का निकलना है और उसके सहूलतकारों का निकलना है। ये जो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा तय कर ली गई हैं, जिन पर रियासत जम गई है, वो ये नहीं है कि हमने मुदाखलत करके ये करना और वो करना है, बल्कि ये है कि आइन शिकन, समाज दुश्मन, मुल्क दुश्मन
अन्नासर को पाकिस्तान में अनारकी पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उन्हें सख्ती से कुचला जाएगा। और हुकूमत को ये वाज़ेह मैसेज दिया गया है, पिछले चंद दिनों में जो कई मुलाकातें हुई हैं उनमें एक मैसेज दिया गया है कि आप आइन और कानून के मुताबिक जो इक़दामात करेंगे हम आपके मातहत इदारे के तौर पर आपका साथ देंगे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। जो हमें आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करने को कहा जाएगा मिनिमम शक्ल में, वो हम करेंगे। जिसके बाद फिर ये मामलात ने शक्ल इख्तियार की और अब आप देख रहे हैं कि पीटीआई डिफेंसिव पर है। पीटीआई इतनी ज़्यादा डिफेंसिव पर है कि उसने 2 जेस्चर दिए हैं। एक जेस्चर ये दिया है कि अगर पुलिस एक्शन करती है तो हम रद्द अमल नहीं देंगे, बल्कि हम पुरअमन तरीके से उनकी बात मानेंगे। ये एक मैसेज है कि जनाब हम पर हाथ हौला रखा जाए। और दूसरा मैसेज ये दिया है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, APC बुला लें। ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम चोरों डाकू से नहीं मिलेंगे, वो और हुकूमत की बुलाई गई हर APC का इसने कमाल रऊनत के साथ, कमाल नख़वत के साथ इनकार किया, उसे मुस्तरद किया। अब वही इमरान खान हुकूमत से मिन्नत समाजत कर रहा है कि APC बुला लो, मुज़ाकरात कर लो। असद उमर हों या वो क्या नाम है फवाद चौधरी हों, ये सब बार बार इरादा कर रहे हैं कि APC बुला लो। हुकूमत का जवाब क्या है कि जनाब ठीक है हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन फिर इस मुज़ाकरात में एक शर्त हमारी भी होगी। वो शर्त ये होगी कि पिछले 4-5 बरसों में आपने जो कुछ किया है वो सारा कुछ इस मुज़ाकरात में ज़ेरे बहस आएगा। इस शर्त को सुनकर पीटीआई की सारी हवा निकल गई और अब वो फंस गई है कि वो APC की जो मिन्नत समाजत कर रही है उसे जारी रखे या इसे भारी पत्थर समझकर उसे चूम कर एक तरफ रख दे, यानी यहाँ भी बुरी फंसी है। नाज़रीन, इसी दौरान एक टास्क फोर्स हुकूमत ने बनाने का फैसला किया है जिसके तहत ये जितने लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, इनको धर पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा जहाँ मौजूद हैं, और जो बरतानिया में हैं और जो कनाडा और अमेरिका में हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और उनमें से जिनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाना मुमकिन होगा उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। जिस तरह के आपके इल्म में है कि इस 50-60 के करीब ये हैं साजिशी अनासर जो वहाँ से बैठकर यूट्यूब, फेसबुक के ज़रिए मुहिम चला रहे हैं। तादाद तकरीबन 60 है। तो इनमें से बहुत सारे वो हैं जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत है और वो बरतानिया के शहरी नहीं हैं। उनको वापस बुलाना आसान है। जिनके पास बरतानिया की शहरियत है उनको पाकिस्तान नहीं बुला सकता, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाएगी और इस जहर का तोड़ किसी हद तक निकाल लिया जाएगा। आपने देखा कि कल वो अज़हर हाशवानी क्या नाम है उसका, मुझे उसका सही नाम याद नहीं आता, लेकिन उसके बारे में ये पता है कि फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाने वालों का वो खड़पैंच था। लेकिन इनका जो असल खड़पैंच है डॉक्टर खालिद अरसलान मिर्ज़ाई, वो उसको हुकूमत क्यों नहीं हाथ डाल रही ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतलात हैं कि उसकी शामत भी आने वाली है। ये सारा सोशल मीडिया नेटवर्क जो रा के तावन से चलाया जा रहा है, जिसमें अदील राजा भी है, जिसमें वो एक हैदर मेहदी भी है, इन सब की अब इनका जो है ना, इनकी ढील का वक्त ख़त्म होने वाला है। एक आखिरी खबर जो बहुत हिट हो गई है परसों से कि इमरान खान के तहखाने से जमा पार्क से 50 करोड़ रुपया चोरी हो गया है और ये नाजायज़ कमाई थी या क्या थी। खबर ये मेरे ख्याल में 1.5 हफ़्ता पुरानी है, लेकिन चर्चा इसका कल परसों से ज़्यादा हुआ है। तो उसके बारे में मज़ीद मालूमात ये मिली है कि वो 50 करोड़ की रकम नहीं है, बल्कि 1.25 अरब रुपये की रकम है। और जिसके खोए जाने पर, चोरी हो जाने पर इमरान खान बहुत भिन्नाया हुआ है और वो ज़ोर लगा रहा है कि पता चले कि ये किसने चुराया। ज़ाहिर पुलिस ने तो नहीं चुराया, वो तो अंदर कभी गई ही नहीं। ये चुराया जिसने भी है वो पीटीआई के अंदर से है, बल्कि पीटीआई के घर से है। पीटीआई के अंदर बहुत से लोगों को शुबा है कि ये काम पिंकी चोरनी ने किया है, क्योंकि घर की भेदी तो वही है। तोहफे तहाइफ से लेकर रकूम तक सब की मिल्कियत उसी के पास रहती है। उसी ने ये रकम गायब करके अपने किसी वाकफ़कार को दे दी है। उसके माशाल्लाह आशनाई और तजर्बात बहुत ज़्यादा वसी हैं, बड़ी तजर्बाकार औरत है। और जो चोरनी हो, जिसे चोरी की लत पड़ी हुई हो, वो अपने ही मियाँ के घर का माल भी, अपने मियाँ का माल भी साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं समझती। तो चोरी का माशाल्लाह उसे बड़ा वसी तजर्बा है। तो इमरान खान को भी शक उस पर है, लेकिन वो ज़ाहिर है उसके सामने बोल नहीं सकता। तो ये 1.25 अरब रुपये की बात ऐसी है कि इस पर वो
एहतजाज भी नहीं कर सकता, यानी वो बयान भी नहीं दे सकता कि जनाब मेरे घर से इतनी बड़ी रकम चोरी हुई। ये बयान भी नहीं दे सकता, क्योंकि फिर तो एक नई बहस छिड़ जाएगी कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से कि तुमने घर में छुपा कर रखा था। पैसा तो इसके पास खैर बहुत आया, लेकिन ये पैसा वो था जो हालिया दिनों में कुछ इंतखाबी उम्मीदवारों से बतौर रिश्वत वसूल किया गया कि 5 करोड़ दोगे तो टिकट मिलेगा। इस तरह की कोई बातें सुनने में आ रही हैं। इससे मुझे बहस नहीं है कि किसने चुराया, ये रकम हराम की थी या हलाल की थी। इमरान खान के पास हलाल की रकम कहाँ से आ सकती है? वो तो माशाल्लाह पैदा होने के फ़ौरन बाद से उसने हराम खाना शुरू कर दिया था। मेरा पॉइंट ये है कि ये यानी जब बुरे दिन आते हैं तो फिर हर तरफ से बुरी खबरें ही सुनाई देती हैं। अब ये इमरान खान के लिए ये भी एक बुरी खबर है जो उसे घर के अंदर से मिली है। तो इबरत का सामान डिफेंस पर चला गया है। फितना जो है वो बैरूनी इमदाद की और बैरूनी कुमक की और अदालती कुमक के बावजूद फितने की जो ताकत है वो टूट रही है। और असाबी तौर पर ये आदमी जिसका नाम इमरान खान है, जो अपनी साथ में पूरा शैतान खान है, उसके असाब अंदर से चटक रहे हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।